नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। HMS फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। एक तरफ किसान जहां रबी और खरीफ मौसम की मुख्य फसल लेते हैं, वहीं भूमि पर सब्जियां लगाकर अपनी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है और सब्जियों की पैदावार 750 लाख टन छूने को है। सब्जियों की अच्छी फसल तभी मिल सकती है जब अच्छी किस्मों के बीज किसान को उपलब्ध करवाए जाएं। इस दिशा में कृषि वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते रहते हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे हम जो सब्जियों का बीज उत्पादन करते हैं, जैसे कि आप पालक देख रहे हैं, इस पालक में हम बीज उत्पादन के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि जिसकी बुआई जो हम करते हैं 1 फुट की दूरी पे, लाइन से लाइन की दूरी की बुआई करते हैं और 6 रोज़ के बाद, 6 लाइनों के बाद हम 1 मीटर का गैप दे देते हैं। ये गैप हम इसलिए देते हैं जब सीड प्लॉट में हमें ये देखना होता है, जैसे ये फसल है ऑल ग्रीन, इसका करेक्टर इस किस्म का जो है कि ये पूरा हरा रहता है। अगर इसमें कोई पिगमेंटेशन जैसे लाल पिगमेंट आ रहा, वो हमें निकालना पड़ता है इस सीड पर्पज़ के लिए, उसको निकालना पड़ता है, रोगिंग करना पड़ता है। जब आदमी इसमें घुसेगा तो वो क्या करेगा, एक साइड से 3 रोज़ को देखेगा और उसमें जो भी उसको ऑफ टाइप प्लांट्स जो विभिन्न प्रकार का कोई पौधा इसमें आ जाता है उसको निकालेगा। तो वो रोगिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें सीड क्रॉप के लिए। और इसका क्या होता है, आइसोलेशन, एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी की दूरी रहनी पड़ती है सीड क्रॉप में। और इसके बाद सारा वीडिंग, इसकी सारे खरपतवार निकालना पड़ता है, बीच में कोई वीड नहीं होना चाहिए क्योंकि जंगली पालक नहीं होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है, तो उसका कोई प्लांट इसमें नहीं रहना चाहिए। और इसकी हम एक कट लेते हैं, जैसे 1.5 महीने के बाद हम एक कट लेते हैं ताकि इसकी जो यूनिफॉर्म हाइट आ जाए बाद में जब इसकी फ्लावरिंग आ जाती है। और फ्लावरिंग होने के बाद इस फ्लावरिंग के जो स्टॉक है, उसका तना है, उसमें भी पिगमेंटेशन देखते हैं, कहीं उसमें लाल पना तो नहीं आ रहा। उन प्लांट्स को भी हम इसी तरह निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग तक। इसी तरह प्याज का है, प्याज में जैसे हमारा है कि हमें विशेष ध्यान रखना, जब हमें प्याज की गांठ को फील्ड में लगाना है उस टाइम उसकी रोगिंग होती है। उस टाइम देखना पड़ता है कि ये प्याज का जो गंटी है वो उसी किस्म की है कि नहीं है, कोई उसमें विभिन्न प्रकार का तो नहीं है। हम उसी टाइम सिलेक्शन कर देते हैं, जो उस वैरायटी के अनुसार जो प्याज के गंठे होते हैं उन्हीं को लगाते हैं। और लगाने की विधि भी उसकी भी ऐसी है कि उसको एक लाइन से लाइन की दूरी हम 1.5 फुट की दे देते हैं और कांदा से प्याज की दूरी हम 30 सेंटीमीटर देते हैं। और उसका भी हम ऐसी तरह करते हैं, 6
रोज़ के बाद हम 1 मीटर का गैप दे देते हैं, ताकि जो पर्सनल रोगिंग के लिए जाते हैं उस खेत में वो उनको रोग आउट कर रहे। और रोगिंग का विशेष ध्यान इसमें तो एक तो सिलेक्शन होती है, एक बल्ब की सिलेक्शन उस टाइम होता है, फिर फ्लावरिंग के टाइम भी हम देखते हैं, विशेषकर कोई ऐसा ऑफ टाइप तो नहीं लग रहा हमारे को, तो उनको हम निकालते रहते हैं। और उसकी एक ये प्याज में ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है हार्वेस्टिंग के टाइम, सीड को अप्रोप्रिएट स्टेज पे हार्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम हार्वेस्टिंग के टाइम वो ध्यान नहीं रखेंगे अप्रोप्रिएट स्टेज की, तो क्या होता कि हम सीड की क्वालिटी डिटोरेट हो जाती है, तो सीड की जर्मिनेशन जो है वो गिर जाती है। इसी तरह रूट क्रॉप्स में जैसे आपकी मूली है, मूली में विशेष ध्यान जो देना पड़ता है, जब जड़ बनती है, रूट बनती है उसकी, उस टाइम देना पड़ता है। जो भी उस टाइम सिलेक्शन रूट की होती है, क्योंकि ये रूट ही एक पार्ट है जो खाने के काम आता है इन जड़ वाली सब्जियों में। जैसे मूली है, मूली में हम पूसा चेतकी और पूसा रेशमी का यहाँ बीज उत्पादन करते हैं। तो मूली में भी जो आइसोलेशन देनी पड़ती, जैसे 2 किस्में हमारे पास है, यहाँ हम उसकी ग्रो कर रहे हैं, और इनकी जड़ें देख के उनको सिलेक्ट करके जो जड़ उस वैरायटी की ट्रू टू टाइप जड़ जिसको हम बोलते हैं वो लेते हैं, और उनको फिर आधा हम काट देते हैं नीचे से जड़ को, और आधा ऊपर से काट देते हैं। इनको हम स्टैकलिंग्स कहते हैं। इन्हीं स्टैकलिंग्स को हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग की विधि वैसी ही होती है, हम 2 फुट लाइन से लाइन की दूरी दे देते हैं, और 1 फुट एक स्टैकलिंग से दूसरी स्टैकलिंग का देते हैं। और इसमें भी ऐसे ही हम 6 रोज़ करते हैं, 6 रोज़ के बाद गैप दे देते हैं, ताकि जो रोगिंग के लिए पर्सनल इसमें हम डालते हैं, उनको रोगिंग करने के लिए फ्लावरिंग के टाइम पे रोगिंग होती है, क्योंकि कोई फ्लावर का कलर डिफरेंट तो नहीं आ रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा है। एट द टाइम ऑफ सीड सेटिंग पे भी रोगिंग होती रहती है, कंटिन्यूस रोगिंग होती है। अगर हम मधुमक्खियों के छत्ते यहाँ रखें, उससे क्या होता है कि सीड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मधुमक्खी परागकरण के काम आती है। जैसे आपकी प्याज है, इसमें भी करती है, जैसे ये आपका मूली है, इसमें भी वो परागकरण करते। तो जब आप स्प्रे करें तो आपको इनको बचाना है, मधुमक्खियों को, इनको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। आप तो एक तो ये अवॉइड करिए कि जब फूल आ रहे हैं उस टाइम अवॉइड करिए। अगर आपको करना भी पड़ रहा है कि उस टाइम कोई आपका कीड़ा वगैरह आ रहा है, तो करना भी पड़ रहा है आपको स्प्रे, तो आप सेफ इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करिए, और शाम को करिए, दोपहर के बाद, क्योंकि एक्टिविटी दोपहर को ज़्यादा होती है बीज की। ग्राम सरपंच रुक्मिणी देवी के छोटे बेटे को जसवंत ने बरगला तो दिया, मगर अब वे खुद दुविधा में फंस गया कि रमेश से पीछा कैसे छुड़वाए। जसवंत का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वे रुक्मिणी देवी के घर में फूट डाले, ताकि रुक्मिणी देवी का ध्यान गांव के कल्याणकारी कार्यों से हटकर उनके पारिवारिक उलझनों में फंसा रहे। इन बातों का क्या असर हो रहा है रुक्मिणी देवी के परिवार पर, आइए देखें महिला सरपंच की आज की कड़ी में। चल महेश। बाप रे बाप, औरत है तूफान है। कैसे आई कैसे चली कि पता ही नहीं चला। कैसे आई? सारा रंग में भंग चली गई। अरे बेटा पी तू क्यों घबराता है? चाचा है ना तेरे साथ। अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा इसी घर में, और सारे गांव से थू थू करवाऊंगा इसको। ये हुई ना बात। अरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नहीं, अब बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब इसे वापस भेज दो, और ये 2-4 दिन तक हमसे ना मिले। बाद में बात अपने आप ठंडी हो जाएगी। फिर तुम्हारे भाई साहब तो आ ही रहे हैं, बाद में उनसे बात कर लेना। जीजी की बात में दम तो है जीजा श्री। हाँ ये बात ठीक है बेटा। ऐसे कर, तू खाना वाना खाकर चुपचाप घर चले जा और सो जा। सुबह उठकर माफी मांग लेना। हम है ना, तू घबरा क्यों रहा है इतना? हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं। चाचा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे अम्मा से बहुत डर लगता है। हम छोड़ रहे हैं, हम है ना तेरे साथ। तू घर छोड़कर क्यों भागता है? अरे वो तेरा अपना घर है, जम कर रहा है, भागता क्यों? और महेश तो चाहता ही है तू जाए और वो सब कुछ समेट ले। मजा तो इसी में है, तू वहां जमा रहा है और यहाँ भी रोज आया कर। हाँ वाह क्या बात है। अरे ये तो सांप और लाठी वाली बात हो गई जीजा। तू चुप कर।
तू ऐसा कर रमेश बेटा, जल्दी से घर चला जा। और मैं तो ये कहती हूँ कि खाना खा के जा। जहाँ तो तुझे बना बनाया मिला हुआ है अभी, क्या पता वहाँ बना हुआ ना हो। मेरा मन नहीं है चाची। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अरे मेरे फ्लैट की चाबी तो देता जा, मैं तो घर जाने वाला बनूं। अच्छा चाचा। अच्छा बेटा, तो घबराना मत है, हम हैं तेरे पास। शुक्र है बला टली। वो भी बड़ा बेवकूफ है, पता नहीं इसने क्या चाबी भरी कि वो सीधा घर में छोड़ के हमारे पास आ गया। अरे चाबी नहीं भरी जीजी श्री, भूसा भरा है उसके दिमाग में। अरे एक बार उसको शहर जाने दिया होता, सारे गांव में बुढ़िया की थू थू हो जाती, तिल मिला के रह जाती, और सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती। क्या करें, आ गई एकदम। अब ये जीजा श्री, नहीं नहीं, अब मूड नहीं है, फिर से ही। यशवंती, खाना लगा। अभी लाती हूँ। और ध्यान, खाना खाकर तेरे फ्लैट पर चलता हूँ, वहीं रहेंगे शहर में। मैं भी बस ऐसे ही जल्दी में आ गया, सोचा था निशाना ठीक लग जाएगा। अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर कोई खड़ा सुन रहा है। कहीं रमेश तो नहीं? उठ हट। देख 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 देख, देखा किसी को? लग तो रहा है। अरे वह मैं तुम्हारा जीजी, कोई भी नहीं है। चलो भला टली। नमस्ते आंटी जी। कौन? शमू? बैठो बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? और रमेश कैसा है? वो तो इम्तिहानों के बाद मिला ही नहीं। कहता था रिजल्ट आने के बाद शहर आएगा। कहाँ है वो? क्या काम कर रहा है आजकल? कुछ भी नहीं कर रहा। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम आगे पढ़ोगे या तुम भी नौकरी करोगे? मैंने तो आंटी एमए करने का फैसला किया है। आंटी, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कहो बेटा, क्या काम है? अगर मैं कर सकी तो ज़रूर करूँगी। जैसे तुम वैसे रमेश। बताओ क्या काम है? मैंने मुर्गी पालन की ट्रेनिंग इन छुट्टियों में ली है, इसीलिए मेरे मामा जी ने यहाँ मुझे ज़मीन भी दिलवा दी है। क्या करते हैं तुम्हारे मामा? कहाँ रहते हैं? जी यहीं, इसी गांव में। वो बड़े मंदिर के पीछे वाली हवेली है ना, वो उन्हीं की है। कौन? खुशवंत सिंह? जी हाँ, और वो नहर के पास वाली ज़मीन भी उन्हीं की है। पर तुम इतना पढ़ लिख कर गाँव में क्यों काम करना चाहते हो? तुम्हारे माता पिता तो शहर में रहते हैं ना? जी हाँ आंटी, पर शहर में बड़ी भीड़ है, काम मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? जी वो हिंदी के प्रोफेसर हैं। मेरे पापा कहते हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं। वो कहते हैं कि अपने कारोबार से बढ़िया कोई काम नहीं है, और नौकरी मिलना भी कोई आसान काम नहीं है। पर कारोबार तो शहर में करना चाहिए ना, वहाँ तो कई रास्ते आगे खुले हैं। जी नहीं आंटी, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए बहुत जगह चाहिए, और शहर में तो ज़मीनों के रेट आसमान को छू रहे हैं। 22 गज का मकान 5 लाख रुपए का है। राम राम। तो इसका मतलब तुम गांव की ज़मीन पर कारोबार करना चाहते हो, और अगर कारोबार ना चला तो क्या करोगे? तो खेती कर लूँगा, ज़मीन तो अपने पास ही रहेगी ना आंटी। और अगर मुर्गियों का काम चल निकला तो मेरे मम्मी पापा भी यहीं आ जाएंगे। यहाँ की हवा साफ़ है, लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और हमदर्द हैं।
फिर मेरे पापा 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे और जीजी की शादी भी करनी है इसी साल। जीजी ने पिछले साल बीए कर लिया है। तुम पढ़ाई और कारोबार दोनों साथ साथ कैसे करोगे? आंटी, मैं एमए का इम्तिहान प्राइवेटली दूंगा और दिन में काम करूंगा। शाबाश बेटा, तुम्हारे जैसे होनहार नौजवानों से ही देश का भविष्य बनेगा। अब बताओ काम क्या था? ये बात तो बीच में ही रह गई। जी, पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए गांव के सरपंच की रजामंदी चाहिए और उसी के लिए आपसे एक पत्र लेना है। कुछ कागज पत्तर साथ लाए हो क्या? जी हाँ। जी ये रहे। सबके साइन करवाने के बाद मेरे पास आए हो, क्यों? जी, बाकी के कागज तो मामा जी ने मुंशी भेजकर ही करवा लिए थे। कल जब मैं गांव आया तो मुझे पता चला कि आप यहाँ की प्रधान हैं, तो सीधा मैं यहीं चला आया। मैंने सोचा इसी बहाने रमेश से भी मिल लूंगा। कहाँ है वो? वो अपने चाचा के यहाँ गया है। कोई ट्रेनिंग कर रहा है क्या? किस बात की? जब यहाँ गांव में रहने आओगे तो पता चल जाएगा। अब मैं चलूंगा और फिर अब यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। ठीक है बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते।